नमस्कार दोस्तों, मैं के मलिक स्वागत करता हूं आपका श्योर 60 गुरुकुल में। क्यूआईपी सीरीज है, इसको जल्दी से एक बार चेक करते हैं। आज का जो सीरीज नंबर है वो है 1099। मेरा सेक्शन है इंग्लिश। मैं इंग्लिश में आपको इसमें थोड़ी सी हेल्प करता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको टैकल करने हैं और कैसे आपको अच्छे मार्क्स लेके आए। देखो क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिनोनिम बताना है जेंटल का। अब देखो, जेंटल जो आदमी होता है ये होता है सज्जन टाइप का आदमी होता है। एक ऐसा आदमी जो आपके साथ में बहुत ही विनम्रता से और प्रेम से रहता है। इसके कहते हैं भद्र पुरुष। भद्र कह सकते हैं, सज्जन कह सकते हैं। यानी कि एक स्वेव, एक वेल पॉलिश्ड या गुड हार्टेड पर्सन को कहा जाता है। तो इसका जो वर्ड जाएगा, इसका सिनोनिम पूछ रहा है तो फियर्स, डरावना, खतरनाक, खूंखार की सेंस होती है। फेरोसियस, क्रूअल और सिंपैथेटिक। देखो वर्ड को समझिए, जो आदमी जेंटल है, समझदार है, सभ्य है, भव्य है, तो वो क्या जाएगा आपका सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक वो आदमी होता है जो आपके लिए विनम्रता से काम करता है, आपके लिए वो थोड़े से सहानुभूति दिखाएगा। तो जेंटल आदमी वही होगा जो सहानुभूति दिखाए किसी आदमी के सामने। तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट्स का लगभग यहाँ पे सही है जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। वो कह रहा है गिवन सेंटेंस जो दिखा है इसमें आपको जो अंडरलाइंड पार्ट है उसमें आपको प्रॉब्लम बताने के इंप्रूवमेंट क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। देखिए, वो कह रहा है माई फ्रेंड मीना एंड हर मदर। अब दो लोग हैं, बीच में क्या लिखा हुआ एंड। अगर सेंटेंस में अलग अलग सब्जेक्ट्स के बीच में एंड लिखा है तो वो सारे क्यूमुलेट हो जाते हैं, सारे जुड़ जाते हैं। तो वो एक बंदा मीरा मीरा हो गई और एक हो गई उसकी मदर। टोटल कितने लोग हो गए? दो। जब दो लोग होंगे तो वर्ब क्या बनेगी? प्लूरल। ठीक है ना। और बात कर रहे हैं इस हफ्ते वो आ रहे हैं। तो अगर बात करते हैं दिस वीकेंड, दिस वीकेंड एक टाइम है जिसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम जब भी सेंटेंस में आएगा, या तो ये इंडेफिनिट में आएगा या फिर ये कॉन्टिन्यूअस में आएगा। अब इसमें से परफेक्ट तो हम बना नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो क्या करना चाहिए? एम आता है आई के साथ में तो एम नहीं आ सकता है। वाज आता है सिंगुलर के साथ में, वाज नहीं आ सकता। हमें तो प्लूरल चाहिए ना, तो क्या आएगा? आर विजिटिंग। मदर और मीना जो है, मीरा और उसकी मदर जो है इस हफ्ते के लास्ट में आ रही हैं। तो दो लोग आ रहे हैं तो आर विजिटिंग हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट आते हैं। प्रोजेक्ट इज कैरीड ओवर टू दिस ईयर एंड वी नीड टू कीप द बॉल रोलिंग। अब देखो ये एक इडियोमेटिक वर्ड है, कीप द बॉल रोलिंग। अरे यार, इसके डायरेक्शन नहीं देते हैं वो। कीप द बॉल रोलिंग, कीप द बॉल रोलिंग का मतलब होता है कि काम चलता रहे। कीप द बॉल रोलिंग, कि वर्क जो है वो होता रहे, वर्क चलता रहे। जो बॉल है उसे लुढ़कने दो, यानी कि काम तो जारी रखे रखना किसी काम को बोलते हैं। तो देखो टू कंटिन्यू दी वर्क, कि जो भी काम है वो चलता रहे, ये सही वर्ड होता है कीप द बॉल रोलिंग। इसे ऐसे बोलते हैं द शो मस्ट गो ऑन। एक मुहावरा ये भी होता है इस टाइप से कि द शो मस्ट गो ऑन। इसका मतलब भी ये होता है कंटिन्यू दी वर्क। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ए। क्लियर। नेक्स्ट। ये क्या पूछ रहा है, इसमें से चार अल्टरनेटिव्स हैं और इसको एक्सप्रेस वर्ड बताइए, जो ऐसे एक्सप्रेसिव वर्ड होते हैं जिसका मीनिंग सही बताए। तो एक वर्ड है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है एक टाइप से जिद्दी टाइप का आदमी होता है। एक ऐसा आदमी जो किसी की सुनता नहीं है, जिद्दी ढीठ जो आदमी होता है वो इम्प्यूडेंट होता है। इसे आप बेहुदा भी कह सकते हैं। ऐसा आदमी जो बहुत ही बेहुदगी करता है और सुनता नहीं है, पोलाइट नहीं होता, वो बेहुदा। तो देखो, विजिलेंट, एस्ट्यूट, ये ए एस टी यू टी, ये एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। ठीक है ना। विजिलेंट का मतलब होता है आक्रामक, एक टाइप से जो विजेल होता है, मतलब एक बहुत ही आ, जागरूक टाइप के आदमी आप इसे कह सकते हैं। जैसे विजिलेंट भी कुछ बच्चे करके आए हैं। तो जो बहुत जागरूक आदमी होता है उसे बोलते हैं विजिलेंट। इससे एक टीम बनी है विजिलेंस, जो सचेत होती है, छापा मारती है एक जगह, जब भी आप कहीं गड़बड़ करते हैं छापा मारेगी। तो विजिलेंट। और एक होता है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है जिद्दी, ढीठ जिसे बोलते हैं, ढीठ, अड़ियल। तो देखो कौन सा वर्ड जाएगा? इंसॉलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होगा? जागरूक। आप मान लीजिए विजिलेंट क्या होता है? जागरूक। तो वर्ड क्या जाएगा इसमें? इंसॉलेंट। सही वर्ड इंसॉलेंट। नेक्स्ट आते हैं। द ऑथोरिटीज, द अनरजिस्टर्ड कंपनीज। तो जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी ने क्या किया? अनरजिस्टर्ड कंपनी को क्या कर दिया? सीज कर दिया, सीज कर दिया, सीज कर दिया या सीज कर दिया। अब ये होमोफोन्स होते हैं। देखो सीज ये तो समुद्र होता है, तो समुद्र की तो सेंस यहाँ कोई आएगी नहीं। सीज ये देखना होता है, देखने की भी सेंस यहाँ नहीं आएगी। अब ये है सीज, ये होता है जब्त करना।
जैसे मान लीजिए आप गाड़ी लेके जा रहे हैं और गाड़ी कागज वागज है नहीं, तो गवर्नमेंट उसे जब्त करके अपने कोर्ट यार्ड या जहां भी उसका यार्ड है उसमें भेज देगी। ठीक है। और सीज होता है बंद कर देना। दोनों फर्क समझ रहे ना? ये सीज है बंद कर देना, ये सीज है जब्त कर लेना। तो अथॉरिटी अनरजिस्टर्ड कंपनी को जब्त करके उठा के ले जाएगी। जब्त करना होता है उठाया और उसे लेके चले गए, तो जब्त करने की सेंस आएगी। या अनऑथराइज्ड कंपनी को वो बंद कर देगी, तो अप्रोप्रिएट सेंस क्या जानी चाहिए? बंद कर देना। तो द अथॉरिटीज सीज, CEASE। और एक और चीज समझो, ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए अब एस नहीं आएगा, सीरीज नहीं होगा, सिंपल रहेगा सीज। तो ऑप्शन क्या जाएगा? डी। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट। ये एक वर्ड है, इसका एंटोनिम बताना है। वर्ड है कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो अत्यंत आवश्यक है आपके लिए, बहुत जरूरी है, उसे बोलते हैं कंपलसरी। कि जैसे पढ़ना कंपलसरी है, जॉब लेना कंपलसरी है। इसका अपोजिट क्या होगा? पहला वर्ड है ऑब्लिगेटरी, एक है मैंडेटरी। अच्छा, मैंडेटरी तो आवश्यक ही हो जाएगा, ठीक है ना। सब्सिडरी, सब्सिडरी का मतलब होता है सहायक। जैसे आपको सब्सिडी मिलती है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है अपने लोगों को। या जैसे गैस के सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, मान लो 1,000 का सिलेंडर पड़ रहा है, सब्सिडी मिल गई तो आपको 600 रुपये का पड़ जाएगा। तो सब्सिडरी का मतलब होता है सहायक। तो सहायक की तो कोई सेंस बनी नहीं रही यहाँ पे। ऑब्लिगेटरी होता है आभार। ये किसी का आभार होता है, कि जैसे ऑब्लिगेशंस होते हैं। अच्छा, आवश्यकता को भी ऑब्लिगेटरी बोल देते हैं, कि ये चीजें जरूरी हैं, जैसे पेरेंट्स का रिस्पेक्ट ऑब्लिगेटरी है। ठीक है, तो वर्ड क्या जाएगा? अपोजिट पूछ रहा है, ये होगा वॉलेंटरी। ठीक है ना। कंपलसरी है, ये काम तुम्हें करना ही करना है। और वॉलेंटरी होता है स्वेच्छा से वो काम करना है। जैसे मान लीजिए एक कहीं क्राइम हो जाता है, तो क्राइम हो जाता है तो पुलिस का वो काम, पुलिस को काम करना ही करना है। तो पुलिस के लिए काम कैसा है? कंपलसरी है लोगों की हेल्प करना, क्रिमिनल्स को पकड़ना। ये पुलिस के लिए क्या है? कंपलसरी है। लेकिन अगर कहीं पे जैसे रेलवे ट्रैक, कहीं रेलवे एक्सीडेंट होता है, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, तो बहुत सारे लोग घायल वायल हो गए, तो डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट के, उनको तो करना ही है वहाँ पे जाकर काम, उनके लिए तो कंपलसरी हो गया। लेकिन बहुत से स्वयं सेवक संघ होते हैं, उनके लिए कंपलसरी नहीं है, वो स्वेच्छा से आते हैं। तो वॉलेंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा, आवश्यक नहीं है, स्वेच्छा है। सी ऑप्शन चला जाएगा अपोजिट में इसके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। एट क्रॉस पर्पज, देखो ध्यान से, क्रॉस पर्पज का मतलब होता है जब आपके पर्पज आपस में टकरा जाते हैं। क्रॉस पर्पज का मतलब होता है टकराव। ये टकराव को बोलते हैं, विचारिक मतभेद। आपके पर्पस एक दूसरे से टकरा रहे हैं। जैसे दो भाई हैं, एक जॉब करना चाहता है, एक बिजनेस करना चाहता है, दोनों के विचार आपस में टकरा रहे हैं, तो टकराव की स्थिति को बोलते हैं क्रॉस पर्पस। तो क्रॉस पर्पस का क्या पूछ रहा है? मीनिंग पूछ रहा है इडियम का। तो डेवलपिंग एंड एम्पलीफाइंग आइडियाज गिवन, ये विचारों को बढ़ा देता है, तो बढ़ाने की सेंस नहीं जाएगी। फाइनलाइजिंग आइडियाज एंड प्लान्स, फाइनल कर देता है आइडियाज को, ये भी नहीं जाएगा। ब्लाइंडली फॉलोइंग ईच अदर्स आइडियाज, अंधे होके एक दूसरे को फॉलो करना, ये भी नहीं जाएगा। डिसएग्रीइंग, हाँ ये हो जाएगा, विद ईच अदर्स ओपिनियंस या विद ईच अदर्स आइडियाज, एक दूसरे के विचारों से डिसएग्री करना, ये चला जाएगा। ठीक, आगे आते हैं नेक्स्ट। फॉलो करते रहो, इसको समझ लीजिए ध्यान से, और क्वेश्चंस को थोड़ा जो ना कॉपी नोटबुक लेके बैठा करें। दी चूजन फॉर द कंस्ट्रक्शन, अब देखो कंस्ट्रक्शन की क्या हो सकती है? कंस्ट्रक्शन की साइट हो सकती है। अब मुसीबत ये, साइट की स्पेलिंग ये भी है, ये तो स्लाइट हो गया। स्लाइट का मतलब होता है मामूली, तो ये तो नहीं जाएगा। ये भी साइट है, ये भी साइट है, तो इनमें फर्क समझ लो। CIT साइट का मतलब होता है स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, या किसी पोएम को सुनाना या किसी चीज को कहना, ये साइट होता है। ये खासतौर से लिटरेचर में यूज होता है, पोएम सुनाने के लिए, गीत गाने सुनाने के लिए साइट होता है। तो ये भी सेंस नहीं जाएगी कुछ भी। SIGHT साइट होता है दृश्य, नजारा, ये नजारा होता है साइट जो होता है, तो ये भी सेंस नहीं जाएगी। और SIT साइट होता है स्थान, जैसे किसी कॉलेज की जगह है तो उसे साइट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? कंस्ट्रक्शन की साइट के लिए क्या आना चाहिए? जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलो, उस जगह की तो बात चल रही है ना, तो क्या आएगा? SIT, द साइट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, SIT। आगे आते हैं। नेवर चेंजिंग एंड देयर फॉर बोरिंग, एक ऐसी चीज जो कभी चेंज नहीं हो सकती है और बोर कर देती है। कभी चेंज नहीं होने वाला और बोर कर देने वाला, एक जैसा, मतलब एक जैसी चीज जो बार 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 वही रिपीट हो रही है, बार बार वही रिपीट हो रही है, उसे क्या बोलते हैं? आउटडेटेड, ये तो प्रचलन से बाहर हो गया, ये तो खत्म हो गया। इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक, जो आजकल प्रैक्टिकल में नहीं है, जिसको व्यवहार में नहीं चल रहा है, ये भी गलत हो गया। आइडियलिस्टिक, ये होता है जो विचारों से संबंधित होता है, अच्छे अच्छे आदर्शवादी जीवन होता है, ये भी नहीं आएगा। और मोनोटोनस का मतलब होता है अनचेंज्ड एंड बोरिंग, ये मोनोटोनस होता है।
मोनोटोनस का मतलब होता है एक ही जैसे साउंड को बोलते हैं कि मोनोटोन। मोनो मीन्स एक, टोन मीन्स साउंड। एक ही बात बार बार अलापता रहता है बंदा, जैसे मैं एक ही सेट रोज सोल्व कर रहा हूँ, एक ही सेट रोज सोल्व कर रहा हूँ, अब वो तो बोर हो जाओगे ना एक सेट से, तो इसे बोलते हैं मोनोटोनस। तो वर्ड क्या जाएगा इसका? मोनोटोनस। अगला आते हैं नेक्स्ट। एक्टिव वॉइस, ये बार बार बताता हूँ, एक्टिव पैसिव में कुछ नहीं करना, हेल्पिंग ऑफ वर्ब देख लीजिए, जिसमें वाज, टेंस पास्ट हो गया, तो आप टेंस नहीं बदल सकते, पहली बात तो ये ध्यान रखना। देखो शुड लिख दिया, गलत हो गया। डज लिख दिया, प्रेजेंट हो गया, गलत हो गया। डिड पास्ट है, डू पास्ट प्रेजेंट है, गलत हो गया। बस यही जाएगा। क्विक करो इनको तो फटाफट, अकेले एक शब्द से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें खत्म हो गई बात, यहाँ तो टेंशन ही नहीं है। सी ऑप्शन जाएगा, पढ़ो या मत पढ़ो यही ऑप्शन जाएगा। एक और देखते हैं, नाइदर माई डैड। अब नाइदर के साथ नोर चलता है, नाइदर नोर होता है ना, कॉम्बिनेशन में पढ़ोगे नाइदर नोर। अब यहाँ लिखा माई डैड, यहाँ लिखा माई मॉम। तो जो वर्ब आती है आइदर और, नाइदर नो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जो वर्ब आएगी आपको पता होगा वो किसके अकॉर्डिंग आती है? नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। भाई ये तो वर्ब हो गई, वर्ब किसके अकॉर्डिंग बनेगी? नजदीक वाले के अकॉर्डिंग। नजदीक कौन है? माई मॉम। मदर क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर है तो वर्ब कैसी बनेगी? सिंगुलर। आपको करना पड़ेगा इज, एरर जाएगी बी पार्ट में। ये सुना होगा ना आपने। इधर के साथ क्या चलेगा? और, निदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो सेंटेंस की जो वर्ब बनेगी, सॉरी भाई, जो वर्ब बनेगी वो नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। तो वहां पे मॉम के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी इज। आगे आते हैं, इसमें भी एरर देखो, एज सून एज द पियोन रिंग्स द बेल। अब ये कंजंक्शन हो गया। अब कंजंक्शन का काम होता है दो क्लॉजेज को जोड़ने का काम होता है। तो नेचुरल सी बात है, जब हम दो क्लॉज जोड़ेंगे ए और बी को, तो हमें एक ही कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। अब मैं उस ए को इधर भी लिख सकता हूं, मैं ये भी लिख सकता हूं कंजंक्शन, और बी क्लॉज ये है, और मैं ए क्लॉज यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ कंजंक्शन नहीं बनाना है, कंजंक्शन मेरा यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे मैंने बोला एज सुन एज द पियोन रिंग्स द बेल, तो मुझे देन की जरूरत नहीं है भाई। सिंपल एज सुन एज से काम चल गया, देन देखते ही वहां से हटा देना। तो इसमें एरर जाएगी आपकी बी पार्ट में। एज सुन एज के साथ में आपको देन नहीं लिखना है। कुछ बच्चे इसका मीनिंग उलझते रहेंगे, सेंस निकालते रहेंगे। भाई सेंस पे मत जाओ, ग्रामर में अपना जितना तुम टाइम बचा सकते हो उतना टाइम बचाओ, टाइम खोटी मत करना। एज सुन एज जब कंजंक्शन बोल चुके हैं तो अगले कंजंक्शन की मुझे जरूरत नहीं है, देन नहीं आएगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट। वॉइस देख लो, इसमें बोला वाज पास्ट टेंस है, तो नेचुरल सी बात है जब पास्ट टेंस है तो टेंस तो नहीं बदल सकते ना। इसमें देखो क्या करते हैं, हैज प्रेज्ड, प्रेजेंट कर दिया भाई गलत हो गया। प्रेजेस, प्रेजेंट कर दिया गलत हो गया। वाज का तुम हैड परफेक्ट टेंस बना दोगे, परफेक्ट भी नहीं आएगा। मुझे पास्ट इंडेफिनिट लिखा है तो पास्ट इंडेफिनिट ही जाएगा, खत्म बात। एक्टिव पैसिव और वॉइसेस में ट्रिक होती है, बस वर्ब उठाओ आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नरेशन में ट्रिक है, वर्ब उठाओ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक। मैं हमेशा एक बात पे ध्यान देता हूँ, क्वेश्चन को करने की ट्रिक पकड़ गए तो क्वेश्चंस हो जाते हैं। क्वेश्चन से उलझोगे तो मारे जाओगे। बहुत ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, एक से ज्ञानी वहां बैठ के फेल हो जाता है। आप ट्रिक समझो, जैसे अब ये वाला सेंटेंस नरेशन चेंज करना है, इसने लिखा ही सैड दैट, तो दैट का तो मुझे इन्वर्टेड कॉमास करना ही करना है, तो दैट तो कहीं होगा ही नहीं। अब ही सैड है तो ही सैड का क्या किया, देखो यहाँ भी ही सैड लिखा है, यहाँ भी ही सेड लिखा है, यहाँ भी ही सेड लिखा है, और यहाँ पे भी ही सेड लिखा है। कंफर्म है? सारे ऑप्शन में दैट हटा के इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए, सब में आई 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 आई, तो ही का क्या कर दिया, आई कर दिया। अभी देखो ये लिखा है इंटेंडेड, टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये पास्ट इंडेफिनिट कब आया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो पास्ट इंडेफिनिट बनता है ना, बस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट छांट लो। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है टू लीव, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी प्रेजेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो अगर मैं इसको चेंज करता तो हैड इंटेंडेड होता, समझ रहे ना, हैड होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो नहीं जाएगा। इसे देखो इंटेंड के साथ टू के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे कौन सी लिख के, सेकंड फॉर्म, ये भी नहीं जाएगा। आपके पास ऑप्शन बचेंगे ए या डी। तो इंटेंडेड टू लीव, इंटेंड टू लीव, सेम देखो, फॉर सूरत दैट नाइट, फॉर सूरत टू नाइट। अब यहाँ क्या लिखा है, दैट नाइट, तो ये तो चेंज करके आया है ना, तो दैट नाइट कहाँ से आया होगा, टू नाइट से चेंज होके आया होगा, तो ऑप्शन जाएगा डी। ये भी गलत हो जाएगा, खत्म बात। एक एक ऑप्शन को उठाओ और अपने क्वेश्चन को करते चले जाओ। ये लेफ्ट की वजह से गलत हो गया, ये इंटेंडेड की वजह से गलत हो गया, ये यहाँ पे दैट नाइट की वजह से गलत हो गया, तो ये पॉइंट जाएगा आपका, ठीक। नेक्स्ट आई, एलिमिनेट करने की हैबिट बना लो। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है, पॉपुलस स्पेलिंग गलत हो गई, पॉम्पस, पेरिलियस ये भी स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है ना। पॉम्पस और प्रीसम्पचुअस,
अब देखो इसमें पॉपुलस की स्पेलिंग ठीक करना है। इसमें जो क्वेश्चन 90 है ये वाला, इसमें जो ना कुछ बच्चों ने एक चीज मुझसे पूछी कि सर ये पॉपुलस का स्पेलिंग उनके सेट में कुछ अलग लिखा हुआ था। एक मिनट भाई चेक करा देता हूँ। हाँ नहीं ठीक ही है, ऐसे था, ये गलत है। देखो पॉपुलस जो होता है LOUS होता है, पॉपुलस का मतलब होता है, यही लिखा, मुझे लगा कि उसमें ओ लिखा हुआ है उनका। पॉपुलस का मतलब होता है भीड़, जो लोगों से, भीड़ से भरा हुआ है, तो ये वर्ड तो नहीं जाएगा, गलत स्पेलिंग है। पेरिलस की स्पेलिंग में PER से बनता है, ये भी नहीं जाएगा। पेरिलस का मतलब होता है जोखिम, खतरा, खतरे को बोलते हैं पेरिलस, ये भी नहीं जाएगा। पॉम्पस, POMPUOUS, पॉम्पस जो होता है ये PUOUS नहीं होता, सिंपल होता है POMPUS, POMPUS, पॉम्पस। ये OUS नहीं होगा। पॉम्पस का मतलब होता है गर्व से फूला हुआ, घमंड से फूला हुआ, जो पॉम्पस होता है, पॉम्पस नहीं होता, ठीक है ना। POMPOUS, सॉरी यहाँ पे US नहीं आता। और प्रीसम्पचुअस, ये स्पेलिंग ठीक है। प्रीसम्पचुअस का मतलब होता है एक ऐसा आदमी, ऐसा आदमी जो घमंडी होता है, घमंडी आदमी को प्रीसम्पचुअस बोलते हैं। तो ऑप्शन जाएगा, यही स्पेलिंग इसकी करेक्ट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये आपको करना है ये आपको करना है सेंटेंस रीऑर्डर। तो रीऑर्डरिंग में भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन देख लो, सारों स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, A से हो रहे हैं, खत्म बात। तो यहाँ से स्टार्ट होगा, प्रताप वाज 30 ईयर्स ओल्ड, प्रताप 30 साल का था जब उसकी शादी हुई। तो बात किसकी चल रही है, प्रताप की चल रही है, ठीक है। अब A के बाद अगर मैं लगाता हूँ B, उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो एक अच्छा पिता बने अपने बच्चों का। एक 30 साल का शादीशुदा आदमी था, जो मतलब शादी हुई थी 30 साल का था, और उसकी इच्छा थी कि वो एक अच्छा पिता बने अपने बच्चों का। हो सकता है ए के बाद बी चला जाए, पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ए के बाद सी लिखा है कि उसकी शादी हुई थी 30 साल के की, इसलिए उसने बिल्कुल वैसा ही किया अपने बच्चों के साथ। भाई अभी तो शादी हुई थी, एकदम बच्चे कहाँ से आ जाएंगे। ए के बाद सी नहीं हो सकता। और ए के बाद डी क्या जाएगा, शादीशुदा आदमी था 30 साल का, उसके पिता, हिज ओन फादर, उसका खुद का पिता, यूज टू डू इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज विद हिम, उसके खुद के पिता उसके साथ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी किया करते थे। ये थोड़ी हो जाएगा कि वो 30 साल का था जब उसकी शादी हुई, उसके खुद के पिता इंटरेस्टिंग एक्टिविटी किया करते थे, पता नहीं कैसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी पापा की, ये नहीं होगा। तो ए बी, यानी पॉइंट क्या बनेगा, उसकी 30 साल की उम्र थी जब उसकी शादी हुई, और उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो अपने पिता की तरह, मतलब वो एक अच्छा पिता बने अपने बच्चों का। अब इन दोनों को देखना है, उसके खुद के पिता इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते थे उसके साथ में, इसलिए वो भी ऐसा ही डू द सेम, बिल्कुल वैसा ही, वैसा ही कैसा, जैसे उसके पिता करते थे। तो नेचुरल सी बात है, डी के बाद सी, ऑप्शन जाएगा बी। वो 30 साल का था जब उसकी शादी हुई, उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो अपने बच्चों के साथ, मतलब बच्चों का अच्छा पिता बने। वो, उसके जो पिता थे वो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करते थे, और वो भी बिल्कुल वैसा ही चाहता था अपने बच्चों के साथ करना। ठीक, तो डी, इसका बी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट आइए। द कमांडर्स एंटर्ड बाय फोर्स इनटू द, अब ये पूछ रहा है एंटर बाय फोर्स इनटू, इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। फर्स्ट फॉर्म से अंदाजा लगाना। ब्रेक डाउन का मतलब होता है जब कोई चीज काम करना बंद कर देती है, कोई चीज टूट जाती है, टूटने को बोलते हैं ब्रेक डाउन। तो ये तो नहीं जाएगा यहाँ पे। ब्रेक विद होता है किसी चीज के साथ संबंध टूट जाते हैं, वो भी नहीं होगा। ब्रेक इनटू ये होता है सेंध लगाना, यानी कि कहीं पर घुसपैठ करना। तो ऑप्शन जाएगा सी, ठीक है ना, यही होगा। किसी के कैंप में टूरिस्ट ने, टेररिस्ट के कैंप में कमांडर जो थे वो ब्रेक इनटू सेकंड फॉर्म ब्रॉक इनटू, तो ब्रॉक इनटू मतलब वो सेंध लगा गया, यानी कि उनके कैंप में वो घुस गए, ब्रॉक इनटू। चलो नेक्स्ट आते हैं। ये देखो ही सेज है, तो सैड, सैड का तो सेज हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। टोल्ड का सेज नहीं हो सकता, ये तो प्रेजेंट है ना, सेज हो सकता, बस यही जाएगा, खत्म बात। भाई सेज तो सेज से ही आएगा ना, ही सेज, एक ही वर्ड से आपका आंसर मिल गया। क्विक क्विक रिस्पॉन्डिंग रहिए थोड़े से, ठीक है ना, यही क्वेश्चन बनेगा और कोई सर बनेगा। सैड का सेज नहीं हो सकता, टोल्ड का नहीं हो सकता, सैड का नहीं हो सकता। अब बहुत से बच्चे कहते हैं जी फिर भी पढ़ेंगे, भाई अपना टाइम बच रहा हो तो पढ़ लो। मैं कह रहा हूँ करेक्ट आंसर पे जाने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। एग्जाम में 25 में से 25 क्वेश्चन करना एक आर्ट होती है, ये सब कुछ पढ़ के नहीं होगा, कुछ चीजों को ट्रिक से करना पड़ेगा। इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछ रहा है, RECEIPT, इसका मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा है, यानी कि 3 स्पेलिंग सही होंगी, गलत होगी। रिसीप्ट का स्पेलिंग ठीक है, टेक्निकली का स्पेलिंग ठीक है, हरासमेंट का स्पेलिंग गलत है, HARASSMENT होता है हरासमेंट, तो ये गलत है, यही ऑप्शन जाएगा बस, हरासमेंट। सी ऑप्शन कर लेना ठीक अपने। वैक्सीनेट का भी स्पेलिंग ठीक है, तो ऑप्शन क्या जाएगा, सी, हरासमेंट। नेक्स्ट।
यस्टरडे आई एट ओनली ए ऑफ एप्पल्स, सेबों का मैंने क्या खाया, एक पियर, एक पियर, एक पेयर, पेयर होगा भाई, पेयर, पेयर, बाकी नहीं। एक तो होता है खाल छीलना होता है, एक कहीं पे देखना होता है, एक किसी चीज को कुतरना होता है, या फिर नाखून वाखून काटने को बोलते हैं पेयर। ऑप्शन देखा, पेयर, जोड़ा, सेबों का एक जोड़ा, यानी कि 2 सेब खाए मैंने डिनर में। क्लियर, नेक्स्ट। हाँ, ये तो देखो क्लॉज टेस्ट है, ये तो आपको पढ़ना पड़ता है, इसका कोई तरीका नहीं है। वो कह रहा है कि 17वीं शताब्दी से मेन्योर का मतलब होता है खाद, जो खाद पानी खेतों में डालते हैं उसे मेन्योर बोलते हैं। वो हैज बीन यूटिलाइज्ड इन एग्रीकल्चर, खेती में खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है 17वीं शताब्दी से। उन दिनों दे डिड नॉट नो हाउ प्लांट्स गॉट, उन्हें नहीं पता, उन्हें मतलब लोगों को नहीं पता था कि किस तरह से जो प्लांट्स हैं गोट द दे नीडेड। तो प्लांट्स को, पौधों को, उस समय लोगों को नहीं पता था कि पौधों को जो जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, वो कैसे पाते हैं, किस चीज की जरूरत होती है पौधे को, मेंटेनेंस की, इंग्रेडिएंट्स की, न्यूट्रिएंट्स की, आइटम्स की। नेचुरल से बात है न्यूट्रिएंट्स आएगा भाई, खाद्य की सेंस में तो न्यूट्रिएंट्स आएगा ना, पोषक तत्व। तो उन्हें नहीं पता था उन दिनों पौधों को पोषक तत्व कैसे मिलते थे। दे वुड टॉस वुड डेब्रीज, वुड डेब्रीज का मतलब होता है पौधों के बचे हुए पार्ट्स। वो क्या करते थे, पौधों के बचे हुए पार्ट्स, फिश रिमेन्स, मछलियों के बचे हुए पार्ट्स, और बाकी चीजें जो भी थी उनको अनफिल्ड लैंड पे, मतलब ऐसे ही खेतों में फेंक दिया करते थे पुराने लोग। और फिर अक्सर क्या होता था, काफी समय बाद, इट वाजंट लॉन्ग बिफोर पीपल बिगेन टू नोटिस, धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। देखो सेंस एक एक वर्ड की नहीं निकलती है, पॉइंट को समझने की कोशिश किया करो, कि जो घास थी, झाड़ियां थी और छोटे मोटे पौधे थे, वो उगने शुरू हो गए, वर बिगनिंग टू, ठीक है ना, क्या शुरू हो गए, चेरिस, फ्लोरिश, रेज, टेंड। फ्लोरिश, फ्लोरिश का मतलब होता है फलने फूलने, फलना। तो क्या हुआ यहाँ पे, पौधे जो ना फलने फूलने स्टार्ट हो गए, पौधे उगने लगे वहां पर जहां उन्होंने मछलियों के पार्ट्स फेंके। फिर उन्हें दे केम टू कंक्लूजन, उन्हें एक नतीजे पे पहुंचे कि जो मिट्टी है वो भी जो प्लांट्स के लिए होती है, द सॉइल सप्लाइड द प्लांट्स, की जो मिट्टी पौधों में डाली जाती थी, विद न्यूट्रिएंट्स दे नीडेड, यानी कि उनमें पौधों के साथ साथ, पौधे तो हो गए, साथ साथ में मिट्टी जो थी ना वो भी क्या होने लगी थी, मतलब उनको सप्लाई करने शुरू कर दी, वहां मिट्टी भी बननी शुरू हो गई थी पौधों के लिए। और ऑर्गेनिक रिमेन्स कुड ऐड दिस प्रोसेस, और जो ऑर्गेनिक चीजें थी, कार्बनिक चीजें जो थी, यानी कि जो नॉर्मल तरीके से बनाई जाने वाली चीजें, नेचुरल प्रोसेस थी, उसने मिट्टी को भी हेल्प की, क्योंकि जो खाद था इज फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो पौधों से और जानवरों से क्या हुआ था, डिराइव्ड फ्रॉम, लिया गया था। वो डिराइव्ड मतलब उस चीज से खींच लेना, एक्सट्रैक्ट नहीं होता है, कंस्ट्रक्टेड भी नहीं होगा, बिल्ड भी नहीं होगा, डिराइव्ड, डिराइव्ड फ्रॉम का मतलब होता है वो एनिमल्स और प्लांट से बना था। और इसमें ना कि केवल, नॉट ओनली प्रोवाइड्स, ना कि केवल ये बहुत बड़ी मात्रा में, वाइड रेंज का मतलब बड़ी मात्रा में प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देता था, बल्कि ये इंप्रूव करता था मिट्टी के स्ट्रक्चर को भी। इसने मिट्टी को भी थोड़ा सा इंप्रूव करना शुरू कर दिया था। किसान धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे यूज करने लगे थे फर्टिलाइजर्स, साथ साथ में एज वेल मतलब वो फर्टिलाइजर्स भी यूज करने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जो फॉर्मलैंड है, उनकी जो जमीन जायदाद है, वर ट्रीटेड इन ए सिमिलर मैनर, उस मिट्टी के साथ भी ऐसा ही प्रोडक्ट किया जाएगा। उन्होंने साथ साथ में फर्टिलाइजर शुरू कर दिए थे, जैसे जैसे वहां पे फेंके थे वही फर्टिलाइजर खेती बाड़ी में शुरू कर दिए। और उनसे क्या हुआ, उनकी जो फसल थी उसमें इंप्रूवमेंट आ गया, ठीक है। और इससे जो मिट्टी का पार्टिकल्स थे, जो भूमि के जो कण थे, वो साथ साथ में टुगेदर टू फॉर्म सॉइल क्रम्स विच आर नेसेसरी, उन्होंने मिट्टी के साथ एडजस्टमेंट करना शुरू किया जो जरूरी थे, कल्टीवेटिंग सॉइल, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने के लिए। तो खाद डाला तो खाद से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती चलेगी। फटाफट इसे किया करो, जो जो वर्ड्स मीनिंग आते हैं उन वर्ड्स के आपका सेंस निकलता चला जाएगा। साथ में एडिशनली क्या हुआ, एडिशन ऑफ मैन्योर, मैन्योर का मतलब खाद के साथ साथ जो मिट्टी की हेल्प कर रहे थे इन द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। इरोजन का मतलब होता है कटान, कटास, जैसे बारिश आती है तो मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है, तो साथ साथ में उन खाद्य सामग्री ने मिट्टी की कटाव को भी रोका। एंड द लॉस ऑफ प्लांट्स, और पौधों को होने वाली जो न्यूट्रिशंस की जो लॉस होता था उसको भी रोका ड्यूरिंग प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन होता है जैसे बारिश वारिश होती है, बाढ़ आती है, सारी चीजें होती हैं, उसके तरह जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके लॉस को भी रोका। कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, यानी बाजार में जो मिलने वाले फर्टिलाइजर होते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू मैन्योर्स, यानी कि जो नेचुरल खाद है उसके मुकाबले में अगर देखें तो जो कॉमर्शियल फर्टिलाइजर्स हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, आर इनऑर्गेनिक
सब्सटेंसेज हैं, कंपोजिशंस हैं, कंटेंट्स हैं, एसेंसेज हैं, सब्सटेंसेज आएगा। अब इसमें एक बच्चा कंफ्यूज हुआ था यहाँ पे आके कि सर यहाँ पे तो एसेंसेज आना चाहिए, एसेंसेज होता है जरूरी, एसेंस का मतलब किस चीज का सार संक्षेप होता है, तो ये वर्ड नहीं भाई, ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब तत्व होते हैं। तो जो कॉमर्शियल फर्टिलाइजर है, जैसे बाजार में आता है यूरिया वूरिया आता है, कॉमर्शियल फर्टिलाइजर होते हैं, ये नेचुरल खाद के मुकाबले में इनऑर्गेनिक तत्व होते हैं, और ये नहीं करते हैं, दे डू नॉट अल्टर, ये रिप्लेसमेंट नहीं है द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, ये मिट्टी को बदल परिवर्तन नहीं करते हैं। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, इनका काम होता है कि टू प्रोवाइड द स्प्राउटिंग प्लांट्स, के जो पौधों का अंकुरण हो रहा है विद एडिशनल न्यूट्रिएंट्स, ये सिर्फ अंकुरित होने वाले पौधों को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। एक किसान ought टू नो, उसे जानना चाहिए कि जब और किसी तरह से अप्लाई ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ फर्टिलाइजर, जब किसी तरह से एक फर्टिलाइजर को अप्लाई किया जाता है, व्हेन द प्लांट्स रिक्वायर ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जब पौधे को एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, द मोस्ट सबसे ज्यादा यूज इट, किसान इसका इस्तेमाल करता है, जब पौधों को न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत हो तो वो इनका यूज कर लेता है। और जो फर्टिलाइजर्स हैं, यदि फर्टिलाइजर्स हैव बीन एडेड करेक्टली, हैवेंट बीन एडेड, और अगर फर्टिलाइजर्स अच्छे तरह से मिट्टी में नहीं मिलाए जाते हैं, तो देयर रूट्स वॉन्ट बी एबल टू टेक अ लॉट, इनकी जड़ें उस फर्टिलाइजर को नहीं ले पाती अगर उन्हें सही मात्रा में नहीं मिलाया गया है। ठीक है ना, बारिश का पानी उन्हें धो देता है दूर, और फर्टिलाइजर्स वहां से बह जाते हैं, और या फिर ये खत्म ही नहीं होते हैं, दे कुड एंड अप, एंड अप होता है खत्म कर देना, या फिर ये खत्म कर सकते हैं द प्लांट्स इंस्टीड। कैसे खत्म कर सकते हैं, हार्मिंग, नुकसान दे सकते हैं, दे कुड हार्मिंग, पौधों को नुकसान दे सकते हैं फर्टिलाइजर्स अगर उन्हें सही तरह से मात्रा में नहीं मिलाया जाता है। तो क्लियर है पॉइंट, यहाँ तक इसे कवर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलेंगे आप लोगों से अगले क्लास में और अगले QIP के साथ में। तब तक भाई नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।